हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैलो एल्केन के सेकंड लेक्चर में, यानी कि एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधियां। क्या? एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधियां। पहले लेक्चर में हमने एल्किल हाइलाइड के बारे में डिस्कस किया था, मतलब वो किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका CX संबंध कैसा होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो अगला टॉपिक आता है इसका कि एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधियां। इसमें हम एक एक पॉइंट को यानी कि एकदम इजी तरीके से सीखेंगे कैसे एल्किल हाइलाइड बनाए जाते हैं। तो चलिए, पहले पॉइंट है, यानी पहले पॉइंट में क्या होता है, एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा। यानी कि अगर हमें एल्किल हाइलाइड बनाना है तो पहला पॉइंट एक, यानी कि पहला रास्ता क्या होता है, एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम एल्केन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप में, है ना, किसी हाइड्रोजन के साथ कराने पर एल्किल हाइलाइड और अम्ल हाइलाइड प्राप्त होता है। चलिए फिर से थ्योरी, अगर आपको लिखना हो, नोट तैयार करना, साथ ही साथ तैयार कर सकते हैं आप लोग। थ्योरी इसकी क्या होगी कि एल्केन की क्रिया उच्च ताप की उपस्थिति में या तेज प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, हाइड्रोजन के साथ कराने पर एल्किल हाइलाइड और अम्ल हाइलाइड प्राप्त होता है। चलिए इसी थ्योरी पे एक जनरल रिएक्शन देते हैं। जनरल रिएक्शन में क्या आएगा, सपोज दैट एक एल्किल पार्ट, एल्किल को आप जानते हैं, यानी कि आर हमारा क्या है, एल्किल को डिनोट करता है। तो एल्किल में अगर हम एक H जोड़ दें, सपोज दैट अगर ये एल्किल क्या है, CH3 है, यही ये क्या होगा, एल्किल होगा। छोटी क्लास में यानी 11 में आप पढ़े होंगे, इसके बारे में बताया गया होगा, अगर नहीं पता तो हम बताएंगे, है ना। तो क्या है कि ये एल्किल हमारा है। अब एल्किल जो है, इसमें अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से, यानी कि जो एल्केन का सामान्य सूत्र है उस पर सेटिस्फाई हो, यानी कि CnH2n+2 ये हुआ। इसके आधार पर क्या होता है, ये सेटिस्फाई। देखिए n की वैल्यू यहाँ कार्बनों की संख्या को डिनोट करता है, तो n का मान अगर 1 रखा जाए यहाँ तो क्या होगा, C1 और 2 2 4, यानी कि CH4 पहला सदस्य आएगा। तो क्या है, ये CH4 लिखा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये एल्केन का सामान्य सूत्र पर डिपेंड हो रहा है, अर्थात ये सेटिस्फाई करा दिए, क्या है, एल्केन हो गया। यानी कि कब हुआ, जब एल्किल में हम एक हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो हम मानने के लिए जनरल रिएक्शन में कि ये एल्कीन पार्ट है और इसे हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, एक एल्केन हो गया। अब इस एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ, इस यक्स को हाइड्रोजन डिनोट करता है, ये पता है कि हाइड्रोजन को यक्स से हम प्रदर्शित करते हैं। ये यहां आप लिख सकते हैं तेज प्रकाश, किसकी उपस्थिति में, तेज प्रकाश या यूवी अल्ट्रावायलेट किरण, यानी कि लाइट, शॉर्टकट में या करके हम लिखेंगे यहां उच्च ताप, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो आपकी हाई टेम्परेचर, हो गया। अब इसकी उपस्थिति में यदि इनके साथ क्रिया जब कराई जाती है तो हमने क्या कहा कि एक क्या प्राप्त होता है, एल्किल हाइलाइड। एल्किल और हाइलाइट जो हमारा होता है, ये X इसकी जगह पे आकर जुड़ेगा, H की जगह पे, तो एक H, और अम्ल हाइलाइड यानी कि एक हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, X होगा। तो यहां से HX ये हो गया, यानी इसको हम कहेंगे एल्किल हाइलाइड। और ये हमारा है क्या, अम्ल हाइलाइड, ये हुआ। यानी कि और ये क्या है, एल्केन। अब देखिए, हमने एल्कीन की क्रिया जो थ्योरी हमने बोला था वही हुआ, है ना। ये हमारा जनरल रिएक्शन है, इसके आधार पर हम कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, मतलब कि कोई भी रिएक्शन। चलिए इसके आधार पर अब पहला रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन फर्स्ट, एक सबसे पहला छोटा सदस्य लेंगे हम एल्केन का, कौन सा, मेथेन। क्या लेंगे, मेथेन, CH4 प्लस, इस हाइड्रोजन की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना। हाइड्रोजन की जगह पे क्या, वेयर X इजकल टू क्या आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। ये 4 एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम एक एलिमेंट को उठाते हैं, सबसे ज्यादा रुक जाइए। तो हम क्या लिए, CH4 पहला सदस्य, CH4 हो गया। अब इसमें एक क्लोरीन को उठाते हैं, Cl2, क्या रहेगा, वही चीज, यानी तेज प्रकाश, या इंग्लिश में आप लिख दीजिए अल्ट्रावायलेट किरण, है ना, रेस। उसके बाद या उच्च ताप,
उच्च ताप रखिए। अब इसकी उपस्थिति में इसकी क्रिया करा रहे हैं, तो जैसे इसमें देखिए एक हाइड्रोजन आया जुड़ा था ना, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, यानी कि CH3 और Cl प्लस जो H निकला है हमारा वो क्या गया, एक क्लोरीन अर्थात एक X के साथ गया था उसमें, तो उसी की तरह क्या होगा एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है मेथिल क्लोराइड हो गया, यानी कि ये हमारा मेथिल क्लोराइड ये क्या हुआ एल्किल हाइलाइड हो गया। अब इसकी जो क्रिया हुई है ना, वो क्रिया हमारी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया हुई है। क्या हुई है, मुक्त मूलक प्रति यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन हुआ है इसमें। अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें या क्रिया विधि देखें, तो इस क्रिया विधि में हम इतने ध्यान देंगे कि रिएक्शन हुआ है तो कैसे हुआ है, यानी कि मुक्त मूलक क्रिया से, अर्थात मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया, जिसे हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब उसको करके देखते हैं, चलिए। मैकेनिज्म यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि क्रिया विधि। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए हम क्या कर रहे हैं, कार्बन की चारों वैलेंसी को क्या एक्सपेंड कर दिए, उसके बाद Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, इसको हमने ऐसे जोड़ा क्योंकि साथ में बंद हो रहा है, जुड़ा ही है, उपस्थिति जो है वो वही रहेगी, है ना। अब सबसे पहले मुक्त मूलक यानी कि सबसे पहले क्लोरीन हमारा फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, किसमें, फ्री रेडिकल अर्थात मुक्त मूलक में। तो मुक्त मूलक में कन्वर्ट कब होता है, कोई भी अणु अगर मुक्त मूलक में परमाणु कन्वर्ट जब होता है तो उसके अंदर जो बांड बने हुए हैं उस बांड का फ्यूजन होता है, अर्थात वह बांड टूटता है। तो वह बांड दो कंडीशन से टूटता है, अगर हेट्रोलिटिक हो रहा है तो उसमें मुक्त मूलक नहीं क्रिएट होगा, है ना। अगर होमोलिटिक विदलन हो रहा है तो क्या होगा, उसमें मुक्त मूलक क्रिएट होगा, अर्थात मुक्त मूलक बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बांड होगा वह बांड क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन अर्थात होमोलिटिक विदलन होगा, जो कि आपको हाई स्कूल सॉरी यानी कि 12th में बताया जाएगा और 11th में भी है, इसको अगर डीपली समझा जाए तो क्या है ये मुक्त मूलक क्या हुआ, ये अगर हमारा होमोलिटिक फ्यूजन हुआ तो जो हमारा क्लोरीन होगा वो एक क्लोरीन रेडिकल, अर्थात ये संकेत होता है रेडिकल का, है ना, एक डॉटेड बिंदु रख दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रेडिकल में कन्वर्ट हो यानी कि मुक्त मूलक, है ना। अब यह मुक्त मूलक क्या होगा, इसके पास आएगा वो प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि थ्योरी में हमने कहा था कि यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया विधि होता है या क्रिया होता है। तो मुक्त मूलक के द्वारा ये क्रिया किया यहाँ और इसको तोड़ के बाहर कर दिया, है ना। अब ये भी ध्यान देना कि ये मुक्त मूलक हो तो ये भी जब टूटेगा तो मुक्त मूलक में ही कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चले कि अलग हो जाए। तो यहाँ से ये इसके पास गया और ये इसके पास आएगा, सीधा सीधा, कुछ करना नहीं है, एक साथ हम लिख देते हैं। अब देखिए ये H C और H और Cl और H ये हुआ, यानी कि एक H को रिप्लेस किया, एक क्लोरीन आके बैठा, तो यहाँ 3H तो था ही पहले से, तो 3H हमने लिख दिया, एक क्लोरीन आ गया। अब ये बना क्या CH3Cl और प्लस करके अब ये जो निकला था वो भी मुक्त मूलक के केस में, अब ये दोनों जुड़ा जब, यानी कि हम कह सकते हैं ये इसके साथ जुड़ गया, है ना। तो जब इसके साथ जुड़ गया तो बन गया क्या HCl, साथ ही साथ HCl, और कुछ नहीं करना भाई, बस। यानी कह सकते हैं इतने समझना है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट मत करना। क्या होगा, ये मुक्त मूलक में कन्वर्ट होगा पहले, अर्थात होमोलिटिक फ्यूजन होगा इस बांड का, ये मुक्त मूलक कन्वर्ट होकर के जा करके इसके पास एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, अर्थात प्रतिस्थापन क्रिया, उसको हटा के दूसरा जाके बैठ जाएगा, सीधा सीधा ये हुआ कंप्लीट। अब इसमें अगर हम इसी क्रिया को देखिए, एक रिएक्शन इसमें आगे बनाने की विधि क्लोरोफॉर्म अगर आ गया तो हम क्लोरोफॉर्म भी इसी से बना सकते हैं, यानी कि यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे बार बार तो बन जाएगा। जैसे देख लेते हैं रिएक्शन, यहाँ हम लिख देते हैं नोट के लिए, यानी कि अगर हमें क्लोरोफॉर्म बनाना हुआ तो क्या करेंगे, इसी CH4 की क्रिया अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं वही प्रोसेस, तो क्या होगा, हमारा CH3 पहले स्टेप में क्या निकला, एक क्लोरीन, है ना, यहाँ हम HCl लिख दिया करें, फिर इसी में क्या हुआ क्लोरीन को जोड़ें, फिर वही प्रोसेस, तो यहाँ से एक H निकला था, एक क्लोरीन जुड़ा था, अब की बार जब इसके साथ हो वही प्रोसेस फिर होगा, यानी कि पुनः वही क्रिया होगी, एक H फिर निकलेगा, एक क्लोरीन फिर जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा CH2, 3 यहाँ था, एक H निकला तो 2 बचा, CH2, एक Cl पहले से था, एक Cl और आ गया तो क्या हो जाएगा Cl2, उसके बाद क्या निकला HCl, यहाँ हम दिखा दिए, फिर इसी में प्लस Cl2 चेंज टू वही ऊपर जो रहेगा तेज प्रकाश, यानी कि उच्च ताप भी रह सकता है,
तो इसके साथ जब कराते हैं तो फिर वही काम, एक H निकलेगा फिर एक क्लोरीन जुड़ेगा, तो यहां से लिख सकते हैं CHCl3, क्योंकि 2 Cl पहले से था, एक Cl और आ गया, तो क्या होगा Cl3 प्लस और यहाँ क्या निकला HCl। अगला एक स्टेप और कराएंगे हम, तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, यानी कि 4 कार्बन आ जाएगा और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक स्टेप और हो सकता है बस, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दूसरा किसी को नहीं करेगा। तो ये हमारा जो है CHCl3, इसी को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, या हम कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। तो क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट, यानी कि एल्किल हाइलाइड बन गया, है ना, एक एल्किल हो एक हाइड्रोजन हो, तो एल्किल हाइलाइड बन गया, ये पहले पॉइंट के अंतर्गत। दूसरा हम क्रिया कराएंगे एल्कीनों में अम्ल हाइलाइड अर्थात हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा। क्या, एल्कीनों में अम्ल हाइलाइड या यूं कह सकते हो हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा। नोट हो गया होगा, ओके। चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या होगा, एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड के हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा, यानी कि अगला पॉइंट, यानी कि अगला बनाने की विधि क्या होगी, एल्कीनों में, है ना, हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा, यानी एल्कीन होगा उसमें हम हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कराएंगे। देखिए कैसे, इसमें हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराने पर एल्किल हाइलाइड सीधा सीधा प्राप्त होता है, और कुछ नहीं। क्या, एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराने पर एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है, बस। चलिए रिएक्शन, इसका जनरल रिएक्शन क्या, पहला सदस्य जो होता है एल्कीन का वही देते हैं हम, तो आर रिएक्शन, रिएक्शन में सबसे पहला सदस्य एल्कीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन तो आप जानते हैं, है ना, इन आइन एन किस में आता है, एन उसमें आता है, जैसे सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, और अगर कहीं से निकला या किसी यौगिक में हमारा डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के मध्य, तो क्या होगा, इन हो जाएगा, और ट्रिपल हो जाएगा तो क्या होगा, आइन होगा। तो हम एल्कीन पढ़ रहे हैं यानी इन पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ से। अब इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, हाँ चलिए, यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइलाइड की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, चेंज टू, इसमें कुछ यहाँ नहीं रहेगा, इसके साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो सीधा सीधा हमारा क्या प्राप्त होता है, CH3 और CH2 और X, यानी कि योग हो गया, अर्थात वो क्या होगा, जुड़ गया, कोई पार्ट टूटा नहीं है ना। तो इसकी क्रिया विधि अगर देखी जाए तो यह जो क्रिया विधि होता है ये दो तरह से, अर्थात हम कह सकते हैं कि एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड का जो योग होता है वो एक मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार और एक एंटी मार्कोनी ऑफ नियम, यानी कि हम कह सकते हैं यदि हमारा मुख्य प्रोडक्ट अर्थात मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, जब किसी की उपस्थिति यहाँ ना हो, तो हम कह सकते हैं मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार वह उत्पाद बनेगा। और एंटी मार्कोनी ऑफ में क्या होता है कि जब हम पेरोक्साइड की उपस्थिति रख देते हैं तो एंटी मार्कोनी में माइनर प्रोडक्ट बनता है, अर्थात क्या, अल्प मात्रा में उत्पाद बनता है। उसको देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका रिएक्शन, अगर मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म इसका कुछ नहीं, आसान एकदम। यहाँ तो आप जानते हैं एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है, अत्यंत दुर्बल होता है, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड क्रिएट यानी फ्यूज होगा अर्थात टूटेगा, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो आंशिक रूप से प्लस माइनस आएगा। उसी तरह से ये भी जब अपघटित होगा तो एक H किसी हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, किसी कार्बन की तरफ एक क्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ से दोनों कार्बन तो समान ही है ना, इसमें हम किसी को किसी की तरफ लगा सकते हैं। लेकिन ये जो क्रिया हुई है, अगला जो कोई उत्पाद आएगा, कोई बड़ा सा यौगिक आ गया यानी बड़ा सा एल्कीन आ गया, तो उसकी क्रिया अगर इसमें कराते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक होता है मार्कोनी ऑफ नियम, एक होता है एंटी मार्कोनी का, है ना। तो चलिए उसको देखते हैं, एक रिएक्शन दूसरा लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस
HBr, चलिए अब की बार हम ले लिए Br, है ना। लेकिन यह रिएक्शन अब साथ ही साथ हम दोनों एक साथ करा देते हैं, यानी कि मार्कोनी-काफ नियम और एंटी मार्कोनी-काफ दोनों साथ में। अगर हमारा HBr क्रिया कर रहा है, सीधा सीधा कोई यहाँ चीज नहीं है ना, कोई चीज उपस्थित नहीं है, तो हम सीधा सीधा मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार है। मार्कोनी-काफ नियम ये कहता है कि हमारा हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो उस कार्बन पे जुड़ता है, यानी कि उस असमित एल्केन के, यानी एल्कीन की कार्बन उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हमारा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल माना जाता है, यानी कि कार्बोकैटायन ज्यादा अस्थायी होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ध्यान से, अब कार्बोकैटायन जो स्थायी होता है वो कहाँ होता है, कहाँ होता है। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन, ज्यादा बच्चे नहीं जानते होंगे कार्बोकैटायन क्या है। कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि कार्बन पे धन चार्ज, सीधा सीधा कुछ नहीं, कार्बन पे धन चार्ज, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उस जगह पे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये कार्बोकैटायन के बारे में जान गए। अब उसको स्टेबल करना है, तो कार्बोकैटायन यानी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे स्टेबल होगा जिस कार्बन की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, है ना। हो गया, ओके। ये बेसिक है एक प्रकार से, सबसे आसान तरीका कि उस कार्बन की डिग्री सबसे ज्यादा होगी वही हमारा स्टेबल होगा। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, फ्यूज होता है, ऊपर बता दिया हमने। पाई बॉन्ड जब फ्यूज होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस क्रिएट होगा। अब हमें प्लस जहां लाना है यानी कार्बोकैटायन लाना है। अब कार्बोकैटायन लाना है तो उस तरफ ले जाएंगे सीधा सीधा जिस कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी, है ना। या ऐसे भी कह सकते हो कि उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, सीधा सीधा। तो यहाँ से देखिए, अगर इस कार्बन पे लाते हैं तो डिग्री की बात तो हमने अगली वीडियो में कर दिया, है ना। अगर ना समझ में आया तो अगला वीडियो आप देख सकते हैं रिवाइज करके। तो क्या होगा, अगर कार्बन की डिग्री ज्यादा होती है तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, यानी सॉरी उस पर कार्बोकैटायन ज्यादा होगा। तो डिग्री कैसे, इस कार्बन की डिग्री अगर देखनी है तो ये एक कार्बन से जुड़ा है केवल, तो इसके क्या होगी 1 डिग्री। इस कार्बन को देखें तो ये एक इधर 2 से, तो क्या होगा इसकी 2 डिग्री होगी, है ना। तो हम अभी कहे हैं कि कार्बोकैटायन हमारा वहां स्टेबल होगा जहां कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी या जहां कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। देख लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब हम इसको फ्यूज करेंगे तो हम जो नियम हम बोले, जो थ्योरी बोले, उसके हिसाब से प्लस को हम किधर ले जाना है, किधर नहीं ले जाना है, उस अपने हिसाब से। तो हमने कहा प्लस क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, वहीं आएगा जहां कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी। तो यहाँ आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। हो गया। अब इसमें टूटेगा तो ये तो आपको पता ही है, यानी कि H प्लस और Br माइनस ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि H प्लस और Br माइनस जो होता है वो कहाँ जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, ये जानते ही हैं, अट्रैक्ट होगा अपोजिट चार्ज से। तो इसको यहाँ करेंगे, है ना, और इसको यहाँ करेंगे, सीधा सीधा। अगर इसके मेथड से कर रहे हैं तो, है ना, किसके हिसाब से, मार्कोनी-काफ नियम के हिसाब से, यानी कि यहाँ चलेंगे हम मार्कोनी-काफ नियम। हो गया। तो बनेगा हमारा CH3 और वहां क्या था, एक H था, एक H और आ गया है, सॉरी यहाँ एक Br आया है ना। तो नीचे जोड़ देंगे हम Br और सिंगल बॉन्ड बचा था, CH2 था, एक H और आया तो CH3। ये हुआ मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार। यदि हमारा यही यौगिक अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में है, यहाँ हम कोई पेरोक्साइड रख दें, पेरोक्साइड, है ना, पेरोक्साइड में कोई एक सपोज बेंजाइल पेरोक्साइड अगर रख देते हैं तो यह रिएक्शन जो होता है वो हमारा एंटी मार्कोनिक में परिवर्तन हो जाए, यानी कि मार्कोनिक नियम के अनुसार नहीं क्रिया करता है। इससे मार्कोनिक नियम के अनुसार क्रिया नहीं करता है, वह क्या होता है हमारा, अब कार्बोकैटायन वहां क्रिएट होता है जहां कम स्टेबल होता है, सीधा सीधा, अर्थात उसके अपोजिट उस कार्बन पे होता है जिस कार्बन की डिग्री कम होती है। यानी कि यही प्रोसेस अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जाएगा, है ना, और ये निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, इसके आधार से। हो गया। तो हमारा जो यौगिक होगा वो क्या बनेगा। चलिए अब इस केस में क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर चुके होंगे, है ना, नोट कर चुके होंगे। इसके आधार पर H प्लस और ये निगेटिव, और इसको हम बनाएंगे पॉजिटिव और इसको बनाएंगे हम निगेटिव। हो गया, इसके अनुसार होगा, है ना। तो अब की बार ये जो ब्रोमीन हमारा होगा वो कहाँ जाएगा, ये ब्रोमीन इसके पास आएगा और ये H इसके पास आएगा, सीधा सीधा। तो हमारा क्या बन गया यहाँ
CH3 और ये क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके पास आ गया क्या Br। ओके, यानी कि ये हुआ मार्कोनी का ऑफ नियम के अनुसार और ये हुआ हमारा एंटी मार्कोनी का ऑफ नियम के अनुसार। किसके, यहां लिख सकते हैं एंटी मार्कोनी का रूल हो गया। एंटी मार्कोनी का रूल के अनुसार ये बना हमारा। यौगिक का नाम आईपीएससी के हिसाब से लिखेंगे, है ना। 1 2 3 यानी 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। इसमें क्या है 1 नंबर पे है तो हम इसको लिख देंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन यहाँ भी है प्रोपेन हो गया। यानी कि हमारा यह यौगिक तैयार हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके एल्कीन की क्रिया ये हाइड्रोजन के साथ कराएंगे हम, यानी कि अम्ल हाइलाइट के साथ या हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ, तो एल्किल हाइलाइट प्राप्त होगा। लेकिन ये एल्किल हाइलाइट को ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से है तब तो सीधा सीधा बना देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा कोई असमित हाइड्रो यानी एल्कीन आया अगर, तो उसमें हमें ध्यान देना है कि 2 नियम के अनुसार प्रोडक्ट तैयार होते हैं, है ना। एक मार्कोनी का नियम से, एक एंटी मार्कोनी का। अगर मार्कोनी का होगा तो उसमें कार्बोकैटायन जहां स्टेबल ज्यादा होगा वहीं हमारा क्या होगा नेगेटिव चार्ज अर्थात ब्रोमीन जुड़ेगा, है ना, हाइलाइट जुड़ेगा। और एंटी मार्कोनी में क्या होगा, यदि पेरोक्साइड उपस्थित होगा तो, है ना, उसमें क्या होगा कि ब्रोमीन हमारा जस्ट उसके अपोजिट में जुड़ेगा, यानी कि कार्बोकैटायन जहां कम स्टेबल होगा वहां नेगेटिव चार्ज वाला अर्थात हाइलाइट जाकर के जुड़ेगा, जैसे ये एग्जांपल दिख रहे हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अगला टॉपिक तीसरा, नोट हो गया। ओके, तीसरा पॉइंट बताते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, ये क्लियर हो गया। अगर डाउट होगा तो रिवाइंड करके फिर से देखिएगा आप लोग, साथ ही साथ नोट तैयार करते रहिए, काफी बेहतर होगा आपके लिए। चलिए तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे एल्कोहलों की थायोनिल के साथ क्रिया। इसके एल्कोहलों की थायोनिल के साथ क्रिया, थायोनिल के साथ क्रिया। अब एल्कोहलों की क्रिया थायोनिल के साथ कराएंगे, तो चलिए देखते हैं थ्योरी इसकी क्या होगी। एल्कोहलों की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में, यानी कि इसके साथ थायोनिल के साथ गर्म करने पर, किसके साथ, थायोनिल के साथ। एल्कोहलों की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल के साथ गर्म करने पर क्या होता है, हमें एल्किल हाइलाइट, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ क्या है थायोनिल आया तो थायोनिल का फार्मूला SOCl2 होता है। चलिए अब इसका रिएक्शन लिखते हैं डायरेक्ट। एल्कोहल, कोई भी एक एल्कोहल ले लीजिए, चलिए छोटा सा CH3CH2OH, इसके साथ किए थायोनिल जो हमारा होता है OSOCl2, ये हुआ, है ना। अब इसके साथ किसकी उपस्थिति, पिरिडीन की। पिरिडीन के साथ क्या करना है, हमको गर्म करना है। जब गर्म करेंगे हम तो हमें डायरेक्ट क्या प्राप्त होता है, हमने कहा थ्योरी में एल्किल हाइलाइट यानी कि CH3CH2 और हाइलाइट की जगह पे इसमें क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे Cl प्लस। अगला क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड बोला था हमने, तो सल्फर SO2। अगला क्या बोला था, अम्ल हाइलाइट यानी हाइड्रोजन, और एक क्या होगा क्लोरीन HCl, ये हुआ। इसे कहते हैं एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है, इसको लिख देते हैं थायोनिल क्लोराइड। सॉरी, यहाँ थायोनिल क्लोराइड लिखना था, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया, उतना लिखने से थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। अब ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल। इसका नाम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए एथिल एल्कोहल, साथ ही साथ लिखते चलेंगे तो काफी आसान होगा। यानी कि नाम हमेशा लिख लिया करो, है ना, जानो या ना जानो फिर भी लिखा करो, ताकि एक्सपीरियंस आपको ज्यादा हो जाएगा। एल्कोहल, ये हो गया एथिल एल्कोहल।
अब इसकी क्रिया इसके साथ अगर करा रहे हैं इसकी उपस्थिति में, तो एल्किल हाइलाइड और क्या सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं, यानी कि मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से होगा। मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या है, क्रिया कैसे होता है। चलिए, CH3CH2OH ये हुआ प्लस SOCl और Cl। हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब स्ट्रक्चर बना करके। अब इसमें क्या क्रिया हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये क्लोरीन सीधा सीधा कुछ करना नहीं है इसमें, ये क्लोरीन यहाँ आया और इसको तोड़ के बाहर कर दिया, है ना। बाहर किया का मतलब क्या कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट आप इसके साथ क्रिया करा सकते हैं, यानी कि क्लोरीन जब इधर क्रिया किया तो यह बांड बैलेंसिंग के कारण अर्थात पूर्ण होने के लिए क्या हुआ, ये बांड तुरंत फ्यूज हो गया, है ना, और फ्यूज होकर के इसके साथ क्रिया किया। तो यहाँ से इसको रखेंगे ऐसे, तो हम लिख सकते हैं CH3CH2 क्या हो जाएगा Cl प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इसके साथ जोड़िए 1 मिनट के लिए आप, SO और क्या Cl और ये O और H। सपोज दैट हमने OH को उस तरह से लिख दिया है ना। अब देखिए ये जो होता है निगेटिवली हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, ये नेगेटिव फ्लोरीन ज्यादा है, ये ज्यादा पॉजिटिव है ना। ये दोनों आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट करने लगते हैं, अर्थात आकर्षित करने लगते हैं, यानी कि ये बांड क्या होते हैं, फ्यूज होना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। यानी फ्यूज होना शुरू जब कर देते हैं तो ये बांड ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद टूट जाता है अपने आप, यानी कि ये रुकता नहीं है। अर्थात एक भाषा में हम कह सकते हैं कि ये अस्थायी है। क्या है, अस्थायी मतलब कि अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये बांड यहाँ गिराओ कट से और इसको यहाँ तोड़ो, यानी कि ये पूर्ण रूप से जुड़ गया HCl और वो क्या बचा SO2, यानी कि यह हमारा जो कन्वर्ट हो गया है वो किस में हो गया, SO2 प्लस HCl हो गया। यानी इसीलिए इस पोर्शन को ना दिखा करके डायरेक्ट इसको दिखाया जाता है इसके साथ, समझ में आया। ओके, ये हमारा हुआ क्या, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। लेकिन इसी रिएक्शन को दूसरे नाम से जाना जाता है, किसे, डार्जन अपक्रिया के नाम से जाना। अतः यहाँ लिख देते हैं हम, अतः इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब नाम से ध्यान दीजिएगा, आप ये जरूरत नहीं है कि हमें बनाने की विधि में केवल हमें ये रिएक्शन याद होना चाहिए। आप इस रिएक्शन को कई तरह से याद करिए कि सपोज दैट इसको इसमें मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, है ना। यानी कि सपोज दैट अगर कह दिया कि इसको बनाने के लिए इससे कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको इस रिएक्शन से याद करना। और नाम वाला रिएक्शन अगर दे दिया सपोज दैट कि डार्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल की क्रिया यदि हम प्रेडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है यानी एल्किल हाइलाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अतः इस सब क्रिया को डार्जन अपक्रिया कहा जाता है। ओके, करेक्ट। चलिए, नोट हो गया। अगला तीसरे के बाद चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आपकी बात। चलिए, चौथे में हम लिखेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ, चौथे पॉइंट में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन की क्रिया। चलिए, यहाँ ब्रोमीन ना लेकर के हाइड्रोजनीकरण भी लिख सकते हैं आप। क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ यानी लवण के साथ ब्रोमीन की क्रिया। अब मोनोकार्बोक्सिलिक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक यानी कि फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, अर्थात C+O पाया जाए, है ना, उसके अम्ल का सिल्वर लवण, यानी कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा
उसका अगर सिल्वर लवण बनाएंगे तो उसमें से क्या क्या अम्लीय जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करेंगे और एक सिल्वर उसमें जोड़ देंगे, तो जो यौगिक बनेगा हमारा उसी को हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यानी सिल्वर लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। हो गया। तो चलिए उस यौगिक को पहले लिखते हैं। अब इसमें थ्योरी में क्या कहा जाएगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ यदि ब्रोमीन की क्रिया कराई जाती है तो हमें, है ना, एल्किल ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो हम कह सकते हैं एल्किल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यानी कि एल्किल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक प्राप्त होता है। चलिए थ्योरी हुई, आप रिएक्शन इसका देखते हैं। रिएक्शन में क्या कहा था? मोनोकार्बोक्सिलिक, यानी कोई भी आप लिख सकते हैं, COO आना चाहिए। चलिए सपोज दैट पहला CH3CH2 COOAG, सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलिक लवण है ना, इसको हम कह सकते हैं, है ना, क्या? सिल्वर प्रोपेनोएट। क्या? सिल्वर प्रोपेनोएट, सॉरी प्रोपेनोएट नहीं, जैसे होता है प्रोपेनोएट, सही है। अगला किसके साथ करा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ, Br2, ये हो गया। इसके साथ जब क्रिया कराएंगे हम तो हमने क्या कहा था? एल्किल हाइलाइड, है ना, एल्किल हाइलाइड, ये उतना पोर्शन एल्किल, यानी कि CH3CH2, उसके बाद क्या आ जाएगा? Br प्लस, दूसरा क्या कहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, ये इतना पोर्शन COO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड, एक सिल्वर एक Br, AgBr, हो गया। यानी एल्किल ब्रोमाइड और क्या हुआ? ये हमारा हम कह सकते हैं सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण है। क्या है? IPSC नाम लिखना है, इसका लिखना हो तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या है? सिल्वर है। ये ब्रोमीन है, ये है एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्योंकि दो कार्बन है, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन भी लिख सकते हो आप। ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, ये हुआ। अब सिल्वर ब्रोमाइड, अब इसकी अगर क्रिया विधि की बात की जाए, मतलब कि इसका भी मैकेनिज्म देखा जाए कैसे क्रिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, CH2COO सिंगल बॉन्ड Ag, हमने इसी को स्पेंड कर दिया थोड़ा सा। अब क्या हुआ? प्लस Br और Br, इसमें भी प्रतिस्थापन अब क्रिया करेगा ये, है ना, यानी कि ये हमारा क्या होता है? इसके साथ क्रिया करके गायब हो जाता है, सीधा सीधा गायब हो गया। और अगर एक साथ रिएक्शन कराना है तो आप ये भी करा सकते हो, इसको गिराना, इसको बांड को यहाँ गिराना, इसको तोड़ना और इसको इसके साथ जोड़ना, हो गया। ओके, यानी सीधा सीधा कुछ करना नहीं है। चलिए उसको भी लिख देते हैं। देखिए ये इसके साथ जब क्रिया किया तो ये बांड क्या हुआ? टूट के ऑटोमेटिक यहाँ आया, और इसको खत्म करेंगे हम, है ना, ये यहाँ, और ये जो हमारा है वो इसके साथ, कुछ करना नहीं है, आसान से बस ये महसूस करो कि हमारे सामने ये रिएक्शन ऐसे ऐसे इधर उधर घूम रही है, चल रही है, ये हुआ। अब देखिए जैसे जैसे हुआ ये बांड अगर फ्यूज हुआ, यहां से देखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ये हुआ, यानी इसके साथ, ये किसके साथ गया? Br के साथ, अर्थात हम लिख सकते हैं CH3CH2 और एक Br, हो गया। दूसरी बात आती है, ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ गिरा है और ये टूट गया, यानी कार्बन की वैलेंसी पूर्ण रूप से पूरा है ना, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, यानी CO2 लिखा है, वो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी दिख भी रही है, हो गया। प्लस एक Br इसको पहले लेकर के गायब हुआ था, है ना, यानी कि यूं कह सकते हैं ऐसे करके, हो गया। तो जब इसको लेकर के गायब हुआ ये, तो क्या बन गया? AgBr, ये हुआ मैकेनिज्म इसका, मतलब कि क्रिया कैसे हुआ है। सबसे आसान, सीधा सीधा एक ब्रोमीन एक Ag को लेकर के गया, इसकी वैलेंसी अब ये का जो बॉन्ड हमारा फ्यूज होकर के यहाँ आके गिरा, और इसकी वैलेंसी 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती, इसलिए ये बॉन्ड तुरंत इस पर फ्यूज हुआ, और जब ये फ्यूज हुआ तो ये इधर देखा इसके साथ जुड़ गया आसानी से,
तो बन गया हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमारा क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, इसी रिएक्शन को एक दूसरे नाम से जाना जाता है ना। बोरोडीन हुन से डीकर अक्रिया क्या, अतः इसे बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को नाम से, यानी जितने नामन रिएक्शन आएंगे नाम वाले, उसको ध्यान दीजिएगा ज्यादा, है ना, क्योंकि आपसे इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नाम से क्वेश्चन बन सकते हैं, और वैसे रिएक्शन को तो हमेशा कई तरह से तोड़ मरोड़ के याद रखना है ना, कि कितने प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। हो गया, तो ये भी कह सकते हैं, ये इतना बना करके छोड़ देगा, सपोज पूरा करना है, या इसको छोड़ दिया, इसको लिख दिया, इसमें क्या मिलाया जाएगा, या कह दिया इसको बनाना है, इससे कैसे बनाएंगे, या इससे इसको कैसे बनाएंगे, या कह दिया कि बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया क्या है, इसका रासायनिक समीकरण देकर के समझाइए। हो गया, तो समझ में आ गया। ओके, एल्किल हाइलाइट बन रही है ना, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग तो बदलना नहीं चाहिए इससे, क्योंकि हमें क्या होना है, एल्किल हाइलाइट ही बनाना है हर केस में, चाहे कुछ भी कर लें। तो एल्किल हाइलाइट यहाँ बन रहा है ना, जिसे कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। ये हुआ। अब लास्ट टॉपिक इसका है, चौथे के बाद क्या, पांचवा। नोट हो गया। ओके, पांचवा क्या होगा, देखिए, चलिए लास्ट टॉपिक यानी पांचवा विधि क्या होगा, हाइड्रोजनों के विनिमय द्वारा। इसके हाइड्रोजनों के विनिमय द्वारा, हाइड्रोजनों के विनिमय द्वारा, यानी कि ट्रांसपायरेशन की बात। क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, यानी कि हाइड्रोजनों का विनिमय होगा, अदला बदली, सीधा सीधा क्या होगा, अदला बदली होगी। तो अदला बदली होगी, उससे भी हम एल्किल हाइलाइट को, नए एल्किल हाइलाइट को प्राप्त करेंगे। तो रिएक्शन इसका क्या होगा, यानी कि कोई भी एक एल्किल हाइलाइट होगा, है ना, जो कि धातु हाइलाइट के साथ, या यूं कह सकते हो लवण के साथ, है ना, क्रिया करता है, तो उसके हाइड्रोजन का आदान प्रदान होता है, यानी हाइड्रोजनों का आदान प्रदान होता है। जब हाइड्रोजनों का आदान प्रदान होता है, तो नया एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है और एक नया लवण प्राप्त होता है। हो गया। ओके, चलिए सबसे पहले छोटा एग्जांपल, CH3CH2, और यहाँ हम लिख देते हैं, चलिए Cl, एक एल्किल हाइलाइट ये है, और दूसरा धातु हाइलाइट यानी कि एक लवण है। हो गया, लास्ट टॉपिक है ये, खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो अब इसमें हम हाइड्रोजनों का अदला बदली, सीधा सीधा कुछ करना नहीं, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है ना, इसको यहाँ लाके गिराओ, इसको यहाँ, यानी कि इधर और इधर, खत्म बात। तो क्या हो गया, CH3CH2, इसकी जगह पे क्या आ गया, I आ गया, और प्लस NaCl, यानी एक नया एल्किल हाइलाइट हुआ। यहाँ था हमारा क्या, एथिल क्लोराइड, क्या था, एथिल क्लोराइड, और यहाँ हमारा क्या होता है, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ये हुआ। इसी के साथ ब्रोमीन भी अगर करना चाहे, रिएक्शन एक लास्ट है, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए, अगर यहाँ हम ब्रोमीन रख देते हैं, प्लस यहाँ फिर एक आयोडाइड रख दिए, है ना, इसकी जगह पे कुछ भी आप लवण ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक हाइलाइट वाला होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, CH3, अब की बार CH2, और यहाँ क्या होगा, I हो गया, और प्लस NaBr, वही काम, नाम तो वही रहेगा, यानी कि ये यहाँ गया, ये इसके पास है, सीधा सीधा अदला बदली हो गई। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजनों के विनिमय द्वारा। अब इसका एक नाम लास्ट आता है, नए नाम से जाना जाता है, अतः इसको फिंकलस्टीन या कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट काफी है ना, फिंकलस्टीन या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी नाम वाले रिएक्शन से याद रखिएगा आप लोग कि इस अभिक्रिया को हम फिंकलस्टीन या 28 से
कोनान फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं। चलिए ये पांचों टॉपिक इसके बनाने की विधि में थे, बनाना आ गया आप लोगों को। ओके।